स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 6th जियोग्राफी चैप्टर 8। जो हमारा जियोग्राफी का चैप्टर 8 है वो क्या है? भारत की जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। आज हम जानेंगे भारत में जलवायु के बारे में, वनस्पति के बारे में तथा वहाँ के वन्य प्राणियों के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए भी सुनते हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों का सेवन पसंद करते हैं। हम क्या करते हैं, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम क्या करते हैं, हम ऊनी वस्त्र नहीं पहनते। इसके अलावा हम क्या है, जो भी ठंडे व्यंजन होते हैं, जो भी पदार्थ होते हैं, हम उनको खाना पसंद करते हैं। जैसे कि आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, जूस वगैरह हम ये पीना पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है, ठंडी और तेज हवाएं चलती है। इन दिनों में आप गर्म चीजें खाना पसंद करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, जब ठंड का मौसम होता है, जब बहुत ज़्यादा हमें ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं, उस टाइम पे ऊनी वस्त्रों को पहनते हैं। और ऊनी वस्त्रों के साथ पहनने के साथ में हम क्या क्या करते हैं, गर्म चीज़ें खाना भी पसंद करते हैं। जैसे कि अगर मौसम गर्म हुआ तो हम क्या है, गुड़ की बनी हुई चीज़ें खाना पसंद करते हैं, चाय पीना पसंद करते हैं। ये सारी चीज़ें होती है। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। भारत में कौन कौन से मौसम होते हैं उनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला, दिसंबर से फरवरी तक कैसा मौसम होता है? ठंडा मौसम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सर्दी का मौसम। मार्च से मई तक का गर्म मौसम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गर्मी। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्षा। और अक्टूबर से नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम क्या होता है, शरद। तो हम इन मौसमों के बारे में जानेंगे। शीत ऋतु, ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। जैसे जब शीत ऋतु होती है तो क्या होता है, जो सूर्य की किरणें, वो सीधी किरणें हम पर नहीं पड़ती है, तो उससे क्या होता है, तापमान बहुत कम हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु, गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है, तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है, जिसे हम लू कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, जब गर्मी का मौसम होता है तो बहुत तेज वाली धूप होती है। वो क्या होता है, सूर्य की किरणें हमारे ऊपर क्या होती है, सीधी पड़ती है। और उस टाइम पे क्या भी चलती है, जो हवाएं रहती है शुष्क और जो गर्म हवाएं चलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं, आओ खेलें। हमारे देश के सभी भागों में लोग अपने क्षेत्रों में पाए जाने वाले फलों के ठंडे पेय, जिसे शरबत कहा जाता है, का सेवन करता है। ये पेय पदार्थ प्यास को बुझाने के सबसे अच्छे साधन है तथा लू के दुष्प्रभाव से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। क्या आपने कभी आम, बेल, नींबू, इमली, तरबूज तथा दही का शरबत जैसे छाछ, मट्ठा, मोरी इत्यादि पिए हैं? बहुत से लोग केला तथा आम के मिल्कशेक भी बनाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, गर्मी का मौसम होता है तो हम अलग अलग प्रकार की फलों का जो रस पीना पसंद करते हैं। जैसे कि शरबत हुआ, उसके बाद शरबत में हम किस किस का, आम होता है, नींबू होता है, बेल होता है, इमली, तरबूज या सेब, जिसका भी हम क्या करते हैं, शरबत पीना पसंद करते हैं। और दही से बने हुए भी व्यंजन होते हैं, जैसे कि छाछ, मट्ठा, मोरी, हम ये भी पीना पसंद करते हैं। गर्मी के बाद पहली वर्षा हमें आनंद प्रदान करती है। हमारी सभी भाषाओं में वर्षा पर गीत है, वे सुनने में अच्छे लगते हैं तथा हमें आनंदित करते हैं। वर्षा के 2 गानों को याद करें तथा एक साथ मिलाकर गाएं। वर्षा पर 5 कविताओं को इकट्ठा करें या लिखें। विभिन्न भाषाओं में वर्षा के नामों की जानकारी अपने मित्रों, पड़ोसियों तथा परिवार के सदस्यों से प्राप्त करें। उदाहरण के लिए, जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्षा, उर्दू में कहते हैं बारिश, मराठी में कहते हैं पाउस और बंगाली में कहते हैं बारसा। ये अलग अलग जो हमारी वर्षा का जो मौसम होता है, बारिश का जो मौसम होता है, उसके अलग अलग नाम होते हैं, जिनको अलग अलग भाषाओं में इनको बोला जाता है। तो अब हम आगे देखते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। यह मानसून के आने
तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती है। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। जैसे कि हम देखते हैं मानसून के आने तक क्या होता है, मौसम आगे बढ़ने का मौसम होता है। इस समय क्या होता है, जो पवन होती है वो बंगाल की खाड़ी से अरब स्थल की ओर बहती है, जिससे क्या होती है, नमी हो जाती है। और नमी के साथ साथ क्या होती है, जब ये पवन जब पहाड़ों से टकराती है तो क्या होता है, जो बारिश होती है या फिर वर्षा होती है। मानसून के लौटने तक मौसम या सर्द ऋतु, इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिण भागों में विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षा में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द जो रहता है अरबी भाषा के मौसिम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। हम देखते हैं अच्छी जो वर्षा होती है हम किसे कहते हैं, उसका मतलब होता है जो इंसानों को, सभी लोगों को क्या होता है, प्रचुर मात्रा में उनको वर्षा होती रहे और फसलों का उत्पादन अच्छा होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, जो अच्छा मानसून होता है या अच्छी वर्षा हुई है। अगर किसी वर्षा मानसूनी वर्षा कम हो या नहीं हो तो क्या सही पर चिन्ह लगाओ, फसल प्रभावित होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। कुएं का पानी स्तर ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा तो क्या होगा, नीचे नीचे चला जाएगा। गर्मी का मौसम लंबा होगा, छोटा होगा तो क्या होगा, गर्मी का मौसम लंबा हो जाएगा, क्योंकि बारिश तो होगी नहीं। अब देखते हैं, आओ कुछ करके सीखे। भारत के मानचित्र पर इस पैराग्राफ में दिए गए स्थानों को चिन्हित करें। किसी स्थान की जलवायु, उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू और कश्मीर, केदार एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है। वे न ही अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र होते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है, जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं कई कई जगहों पर क्या होती है, बहुत अधिक क्या होती है, गर्मी होती है, गर्म स्थान होता है। जैसे कि हम ले लेते हैं राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, जैसे कि जैसलमेर, बीकानेर, और बहुत जगहों पर क्या होता है, बर्फीला मौसम होता है। जैसे कि जम्मू कश्मीर, इन सभी जगहों पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा बर्फ होती है। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा होता है बहुत अधिक वर्षा होती है, जैसे कि मेघालय। तो इन सभी स्थानों के बारे में हम जान लेते हैं। अब हम देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होते हैं, जैसे कि नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे कि नारियल, घास, झाड़ियां तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती है। जैसे कि जो हमारी जलवायु होती है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो इसकी विभिन्नता के कारण क्या होता है, जो हमारी वनस्पतियां वो अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले सर्वाधिक ऊंचाई वाला 60 मीटर, उद्गामी परत वितान 40 मीटर, 20 मीटर, तरुण वृक्ष झाड़ी वाली परत 5 मीटर, 1.5 मीटर। और फिर हम देखते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षावन को हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें हमको दिखाया गया है कि कैसी झाड़ियाँ होती हैं, कैसे पेड़ होते हैं, इसके बारे में हम देख सकते हैं। अब हम देखते हैं हमें वनों की आवश्यकता क्यों होती है। वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। ये विभिन्न कार्य करते हैं।
पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं पेड़ पौधे क्या देते हैं, पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है जो हमें हमारी सांस के द्वारा क्या होता है हमारे अंदर जाता है, और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ग्रहण करते हैं ताकि उससे हमें नुकसान ना पहुंच पाए। और जो पेड़ पौधे क्या करते हैं, हमारी जो मिट्टी होती है उसकी पेड़ पौधे अपनी जड़ों से उस मिट्टी को बांध के रखते हैं ताकि मिट्टी का अपरदन ना हो। अगर मिट्टी का अपरदन हो जाएगा तो फिर क्या होगा, सूखा एक तरीके से हर तरफ ही कंकरीली पथरीला वो हो जाएगी ज़मीन, ना ही उसमें कोई मिट्टी होगी और ना ही वहाँ पर हम फिर कोई फसल वगैरह उत्पादन कर सकेंगे। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वनों से क्या होता है हमें, जैसे कि वन से हमें लकड़ियां प्राप्त होती है, कई जगहों पर जड़ी बूटियां और शहद वगैरह, यहाँ तक कि हम देखते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे हमें फल वगैरह भी प्राप्त होते हैं। खाने की अनेक वस्तुएं हमें यहाँ से प्राप्त होती है। वनों में वन्य जीव के प्राकृतिक निवास है। पेड़ पौधे की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई है। हमें अधिक पौधे लगाना चाहिए, जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मानकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं क्या होता है, अब अधिकतर लोग क्या करते हैं अपने दैनिक उपयोग में, जैसे कि हम देखते हैं फर्नीचर्स वगैरह बनाने के लिए पेड़ों की कटाई करते हैं। जैसे कि हमको कागज़ भी कहाँ से मिलते हैं, पेड़ों से मिलते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो हमारे पेड़ है उनका काफ़ी मात्रा में जो हो रहा है यहाँ पर ह्रास हो रहा है, जैसे बहुत सारी कमियाँ आ रही है। तो इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, जो भी पेड़ बचे हैं हमें उन पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, हमें वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए और नए नए पेड़ों पौधे को हमें लगाना चाहिए और लोगों को भी उनके महत्व के बारे में बता करके उन्हें और इन चीज़ों में बोलना चाहिए कि वो पेड़ वगैरह लगाएं, जिससे कि हमारी प्रकृति हरी भरी रहे और उससे हमें ऑक्सीजन वगैरह मिलता रहे, जिससे हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। लीला के माता पिता ने उसके जन्म पर नीम के एक पौधे का रोपा। जब लीला का जन्मदिन था तो उसके माता पिता ने क्या किया, एक पौधे को रोपा, और वो पौधा कौन सा था, नीम का पौधा। प्रत्येक जन्मदिन पर उन्होंने अलग अलग पौधे को रोपा था। इनको हमेशा पानी से सींचा जाता था तथा अत्यधिक गर्मी, सर्दी एवं जानवरों से बचाया जाता था। बच्चे भी यह ध्यान रखते थे कि कोई उन्हें नुकसान ना पहुंचा पाए। जब लीला 20 वर्ष की हुई तब 21 सुंदर वर्ष उसके घर के चारों ओर खड़े थे। चिड़ियों ने उन पर अपना घोंसला बना लिया था, फूल खिलते थे, तितलियां उनके चारों ओर मंडराती थी, बच्चों ने उनके फलों का आनंद लिया था, उनकी शाखाओं पर झूले तथा उनकी छाया में खेले थे। जैसे कि हमें यहाँ एक उदाहरण दिया गया है लीला वाला, तो लीला के माता पिता ने क्या किया था, उसके हर जन्मदिन पर एक पौधा है जो रोपा था और वो पौधा बड़ा होकर क्या बन गया, पेड़ बन गया। और जब लीला 20 वर्ष की हुई तो उसने कई सारे 21 जो पौधे को अपने पास देखा और वो क्या हो गए थे, वृक्ष बन गए थे, जिनसे लोगों ने काफ़ी फ़ायदा उठाया। उन पेड़ों में क्या होते हैं, फूल भी उगते हैं, वहाँ पर जो तितलियाँ भी मंडराती हैं और बच्चे क्या करते हैं, उन फलों का आनंद भी लेते हैं। तो हम भी हमारे जन्मदिन पर जितना हो सके पेड़ पौधे रोपें ताकि जिससे कि वो वृक्ष बन सके और लोगों को उनसे फ़ायदा पहुँच सके। अब हम देखते हैं यहाँ पर मिट्टी को बांधना। सबसे पहले तो हम देखते हैं पेड़ों से हमें क्या, ऑक्सीजन, शहद, फल, गोंद, लाख, वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास, इमारती लकड़ी, रबड़, फर्नीचर्स, खेल का सामान, ईंधन, चारा, आश्रय, दवाइयाँ, ये सब हमें क्या होती है, वनों से प्राप्त होती है। और ये यहाँ पर इसकी जड़ें क्या करती है, मिट्टी को बांध के रखती है। वन्य प्राणी के बारे में जानते हैं। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास है। जैसे कि हम देखते हैं जो वन होते हैं वो कई सारे जंतुओं का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में इस एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गेंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, शियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में
पक्षियों की भी ऐसी प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बतख इत्यादि है। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? जैसे कि हम देखते हैं क्या होता है, वनों में बहुत सारे पशु पाए जाते हैं, तो यहाँ पर इनमें बहुत सारी अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें हम बाघ को क्या कहते हैं, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। ऐसे ही बहुत सारी प्रजातियां पक्षियों की पाई जाती है, जिसमें मोर जो है हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसके लिए राष्ट्रीय पक्षी उद्यान बनाए जाते हैं जिसमें कि इनकी सुरक्षा की जा सके पक्षियों की। अब हम आगे देखते हैं, भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है। उनमें कोबरा एवं करेत प्रमुख है। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां जो तेजी से घट जाती है, बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी है। जैसे कि हम देखते हैं डायनासोर कुछ समय पहले यहाँ पर था, लेकिन अब सिर्फ हम उसके बारे में सुन सकते हैं क्योंकि उसकी प्रजातियां समाप्त होती जा रही है। और अगर हम ऐसे ही शिकार करते जाएंगे और अगर हम इनको अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, एक दिन ये जितनी भी प्रजातियां धीरे धीरे करके सब समाप्त होती जाएगी। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हरित परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं? जैसे कि हम देख सकते हैं क्या होती है, हमारी सरकार ने कई सारी योजनाएं वनों को बचाने के लिए शुरू किए, जैसे जिसमें पशु और क्या हो सकता है, पशु और पक्षियाँ सुरक्षित रह सके, इनको बचाने के लिए कई सारी हमारी यहाँ पर परियोजनाएं चालू की है। तो हम यहाँ पर जैसे कि चित्र में देख सकते हैं वन्य जीवों को। यहाँ पर आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे कि हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। जैसा कि हम देख सकते हैं हम वन्य जीवों को किस तरीके से संरक्षण उनका कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम, जैसे सींग और हड्डी और पंख से बनी चीज़ों को हम खरीदने से मना कर दे, ताकि लोगों को फिर क्या है, वो पशुओं को नहीं, उनका शिकार नहीं करेंगे और इससे क्या होगे, हमारे जो वन्य जीव है सुरक्षित रह सकेंगे। हमें यहाँ पर ये दिखाया गया है एक पेपर का, हम यहाँ पर देख सकते हैं क्राफ्ट इसके बारे में दिया गया है। शिकारी बाघों को क्यों मारते हैं? हमारे वनों से अगर बाघ खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा? क्या आपने कभी बाघ आरक्षित क्षेत्र ऐसे चिड़ियाघर देखे जब बाघों को रखा जाता है? तो हम यहाँ पर देख सकते हैं बाघ के बारे में क्या क्या हमको जानकारी दी गई है। प्रवासी पक्षी, कुछ पक्षी पिनटेल, पदक, कार्लियो, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टिंट जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर दूरी तय करके भारत आती है। तो क्या होता है, हमारे भारत में क्या होते हैं, बहुत सारे प्रवासी पक्षी होते हैं जो कि यहाँ पर आते हैं। अब हमें अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। देखते हैं हम भारत के राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देख लेते हैं हम पहले। राज्य, राजधानी और उसके केंद्र शासित क्षेत्र और उसकी राजधानी। सबसे पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद, अरुणाचल की ईटानगर, असम की दिसपुर, बिहार की पटना, छत्तीसगढ़ की रायपुर, गोवा की पणजी, गुजरात की गांधीनगर, हरियाणा की चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की शिमला, जम्मू और कश्मीर की श्रीनगर, झारखंड की रांची और कर्नाटक की बेंगलुरु और केरल की जो हमारी यहाँ पर तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश की भोपाल, महाराष्ट्र की मुंबई, मणिपुर की इम्फाल, मेघालय की शिलांग, मिजोरम की आइजोल, नागालैंड की कोहिमा, ओडिशा की भुवनेश्वर, पंजाब की चंडीगढ़, राजस्थान की जयपुर, सिक्किम की गंगटोक, तमिलनाडु की चेन्नई, तेलंगाना की हैदराबाद, उत्तराखंड की देहरादून और उत्तर प्रदेश की लखनऊ, त्रिपुरा की अगरतला और पश्चिम बंगाल की जो कोलकाता और हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह उसकी क्या, पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके बारे में हम देख रहे हैं यहाँ पर। दादर नागर हवेली, सिलवासा, दमन और दीव, इसका दमन है, लक्षद्वीप का है, कवरती
पुडुचेरी का पुडुचेरी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, उसकी क्या है राजधानी दिल्ली है। तो हमने यहाँ पर इसके बारे में देखा भारत के राज्य और उनके केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। ऐसी और वीडियोस के लिए अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। ओके, थैंक यू सो मच।